अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, IMF तहरीक इंसाफ को जितना भी एक्नॉलेज करे, अवाम में जितनी भी मकबूलियत हो जाए तहरीक इंसाफ की, मगर फिर भी सारी पाकिस्तानी सियासत तहरीक इंसाफ की मुखालिफत ही है कर रही है। और ख़ुसूसन जो पुराने और देरीना साथी हैं तहरीक इंसाफ के, अब उन्हें सियासी मंजरनामे पर देखना ही नहीं चाहते हैं, तहरीक इंसाफ को देखना ही नहीं चाहते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पहले तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया तो कहा गया ये दरख्वास्त गुजार यानी ओन चौधरी का ज़ाती नुक्ता नज़र है या उनकी अपनी ख्वाहिश है कि PTI को कलअदम करार दिया जाए। लेकिन पार्टी की पहली ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पोक्स पर्सन डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा भी खटखटाने की बात की है। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आइंदा हफ्ते पार्टी मंशूर लाने की बात भी की गई थी, लेकिन पहले एजेंडे में तहरीक इंसाफ को बैन करने की बात ये कुछ ज़रा समझ में नहीं आई कि क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो वजूद में आई है उसका मकसद ही सिर्फ तहरीक इंसाफ की मुखालिफत करना है या उनको उसको बैन करवाना है। क्या कहा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने, ज़रा सुनिए। ओन चौधरी साहब ने एक पिटीशन फाइल की है। अल्टीमेटली वो पिटीशन जो है वो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी आ रही है और उसका मकसद यही है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सियासत की आड़ में रियासत को तहस नहस करने का कोई फार्मूला पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे लेके चल रहे हैं तो ऐसे जमात को तमाम जो सियासी अपॉर्चुनिटीज हैं वो दस्तयाब नहीं होनी चाहिए। ये पिटीशन जो है ये ओन चौधरी साहब की तरफ से फाइल हुई, ये उनकी इनफरादी पिटीशन है। तो नाजरीन, क्या ये समझा जाए कि तहरीक इंसाफ के लोगों पर ही मुश्तमिल जो नई पार्टी है इसका एजेंडा यही है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का कि तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए, यही मेन एजेंडा है? क्या इस हरबे से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तहरीक इंसाफ के जो बाकी जो बचे हुए लोग हैं या कुछ अभी तक हैं तहरीक इंसाफ में, उनको अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें रियासत और कौमी इदारों के खिलाफ सरगर्मियों को बुनियाद बनाया गया है। सिर्फ यही नहीं, पटिशन के साथ तहरीक इंसाफ की क़यादत के TV इंटरव्यूज़, सोशल मीडिया के शवाहिद को भी साथ जोड़ा गया है। यानी सबूतों के साथ अदालत में यह अपील की गई है कि PTI की सियासत गैर आइनी और मुल्की सलामती के लिए अब ख़तरा बन गई है, लिहाजा इस जमात को तहलील करके इस पर पाबंदी लगा ली जाए। अब सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का अल्टीमेट फ़ायदा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को क्या होगा? क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ जो तहरीक इंसाफ की अवलीन मुखालिफ रही है, पाबंदी लगाने की कार्रवाई तो उन्होंने भी नहीं की, बल्कि किसी भी पार्टी पर पाबंदी लगाने का जो फैसला है ये फेडरल गवर्नमेंट करती है, फिर रेफरेंस भेजती है सुप्रीम कोर्ट में, फिर सारी कार्रवाई होती है। लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पहले ही दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट का खटखटा दिया है। बल्कि मुस्लिम लीग नवाज़ का ये मौक़िफ़ रहा है कि ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं बल्कि ये अदम इस्तेहकाम पार्टी है। मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा आसिफ करमानी का ये मानना है कि सानह 9 मई में इस पार्टी के लोग भी शामिल हैं। क्या कहा आसिफ करमानी साहब ने, ज़रा देखिए। पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं है, ये अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है। हमारे पास हर हल्के में अपने उम्मीदवार मौजूद हैं और जो सीट एडजस्टमेंट की बात है ये मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ या कोई अलायंसेस की बात है वो सियासी पार्टियों से की जाती है। जी देखिए ना, ये तो वो लोग हैं जो कल तक तो वो गीत गाते थे चेयरमैन PTI के और उसके बाद जब 9 मई हो गया तो उसके बाद ये सारे जूतियां छोड़ के भागे हैं। नाज़रीन, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अभी तक रजिस्टर्ड भी नहीं हुई, ना ही मंशूर सामने आया है और अब अगर इलेक्शन वक्त पर होते हैं तो क्या कोई मकबूल बयानिया है इस पार्टी के पास कि ये आवाम में लेकर जाएं और इनको वोट पड़ जाए? चेहरे तो वही हैं जो तहरीक इंसाफ में थे, लेकिन क्या वोट इनके चेहरों को मिलने हैं या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के नाम का वोट था जो ये अब लेने में कामयाब नहीं होंगे? ऐसे में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सिर्फ एक क्या फिर मुनासिब एक हिस्सा लेना चाहती है अपना आइंदा आने वाले इलेक्शन में? क्या आइंदा इलेक्शन अगर कोई भी पार्टी जीतती है उनके साथ मिलकर ये हुकूमत बना लें, क्या इनका ये टारगेट है? आज मेरे जो शो के मेहमान हैं ओन चौधरी साहब हैं,
जो तहरीक इंसाफ की क़यादत के बड़े ही करीब रहे हैं, देरीना दोस्त रहे हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के, उनके तहरीक इंसाफ को खैर बात कहने तक कोई ही राज का या कोई फ़ैसला ऐसा होगा जो उनके इल्म में ना हो। हत्ता कि पार्टी चेयरमैन की शादी के निकाहनामे पर ओन चौधरी के दस्तखत भी थे, बल्कि जो लेन देन के भी मामलात थे वो भी ओन चौधरी साहब के हाथों ही होते रहे, उनके सामने ही होते रहे। मेरा ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ओन चौधरी साहब बहुत करीबी साथियों में शामिल रहे हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के बहुत करीब रहे हैं। वही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ओन चौधरी साहब आपका। ओन चौधरी साहब, जहाँ ज़रा क़ुर्बतें रही हों वहाँ इतना मुखालिफत नहीं किया करते, कहीं ना कहीं कुछ अच्छे वक्तों का लिहाज भी रखा जाता है, लेकिन आपने तो उस पार्टी को जिसमें कुछ वक्त गुजारा आपने, इख्तलाफात बाद में आपके हुए, लेकिन आप तो पार्टी को बैन करवाने ही चल पड़े, क्यों? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आपकी बात जो है, जहाँ पे वक्त गुजारा हो वहाँ पे मेहनत की हो, जहाँ पे दिन रात अनथक कोशिश की हो और एक कॉज़ के लिए काम किया हो, वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है ऐसा इंतहाई कदम नहीं लिया जाता। लेकिन जहाँ पे आपके कॉज़ को आगे रख कर ज़ाती मफादात का इस्तेमाल किया जाए, अपनी ज़ात के लिए काम किया जाए, वहाँ पे आई थिंक पाकिस्तान सबसे पहले है। और अगर आप ये कहें कि जहाँ पे ताल्लुक़ रहा हो, जो एपिसोड 9 मई को हो गया उसके बाद मुझे नहीं लगता, मेरा ज़मीर तो ये गवारा नहीं करता कि उसमें अगर कोई मेरा अजीज़ रिश्तेदार भी हो तो उसकी भी कोई माफ़ी हो। तो ये तो फिर वो पार्टी के ओन चौधरी साहब, जहाँ 9 मई के वाक़यात का ताल्लुक़ है, हम सब इसकी मज़म्मत करते हैं, कोई ज़ी शऊर इसको सपोर्ट नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, इदारों का काम है, वो सजाएं भी दे रहे हैं, लोगों को पकड़ा भी हुआ, आपको पता मिलिट्री कोर्ट्स की भी बात चल रही है जिनके तहत उनका ट्रायल होना है। नंबर 3 कि तो फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए था, अगर इस तरह का कोई इक़दाम उठाना होता तो फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए था ना। हुकूमत बैठी हुई है, इत्तेहादी हुकूमत बैठी हुई है, नून लीग शामिल है, पीपल्स पार्टी शामिल है, सब लोग शामिल है, वो रेफरेंस भेजते सुप्रीम कोर्ट में। देखें जी, मैं तो किसी और जमात का कोई स्पोक्स पर्सन या कोई उनके बारे में बात नहीं कर सकता। मैंने अपनी इनफरादी हैसियत से ये स्टेप लिया है और मैं गया हूँ, सुप्रीम कोर्ट में गया हूँ और आगे ये अदालत का फ़ैसला है। लेकिन ये जो आप बात कर रही हैं कि इस पर क्यों किया गया, मैं पिटिशन में क्यों गया, तो वो सारी पिटिशन आपको आई थिंक वो है पब्लिक है, उस पर देखें जो जो चार्जेस लगे हैं, अगर उसमें कोई वैसी गलत बात है तो मैं उसका जवाब दूँगा। और मेरे ख्याल से जो जिस जमात का अगर जो है उनका अगर इस तरह का है इंतहाई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का जिनका इरादा था, और अगर उसके ख़िलाफ़ अगर ना जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान के साथ इंसाफ होगा। और उस जो सानिया 9 मई के बाद उसके बावजूद आप ऐसे कई लोग देखें जो कि अभी तक रूपोश हैं और वो ऐसे चीज़ों में मुलविस थे, ऐसी कैंपेन में मुलविस थे जिस पे आपको तो माफ़ी तो दूर की बात है कि उनकी आप सोचें कि पाकिस्तान के साथ गद्दारी से कम मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता जो कि किए गए हैं। तो बिल्कुल मैं अदालत के दरवाजे पे गया हूँ। जो लोग रूपोश हैं वो उनके बारे में ये भी कहा जा रहा था कि ज़मान पार्क में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की छतरी तले उनको छुपाया हुआ है और अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ छुपाया हुआ है उनको, ये ऐसा हो सकता है? देखें मैं इस पे मैं कमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन मैं अर्ज़ ये कर दूं, आपको अगर आपका जमात का लीडर अगर आपको कहे कि आपने 9 मई को कंडेम नहीं करना, 9 मई का वाक़या होता है, 12 मई को एक जूम कॉल होती है मीटिंग, उसमें कहा जाता है कि जी किसी ने डिफेंसिव नहीं होना, किसी ने कंडेम नहीं करना। तो आई थिंक इसके एविडेंसेस भी हैं, इसके जो लोग उस मीटिंग में मौजूद थे उन लोगों ने ख़ुद ये बताया। तो इसके पीछे क्या बात रह जाती है, क्या अज़ाइम थे, क्या मकसद था ये तो 9 मई के वाक़यात को तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने मीडिया पर आकर उसको कंडेम किया, बाकी लोगों ने भी कंडेम किया। जिस जूम मीटिंग की आप बात करें वो बतौर एविडेंस उन लोगों को आप पेश करेंगे या उनके नाम बताएंगे कि आप अदालत से कहेंगे इनसे पूछें कि ये लोग उस मीटिंग में थे जिसमें कहा जा रहा था? ऑब्वियसली मेरी पिटिशन आप पढ़ें और आप उनमें देखें कि किस तरह की कैंपेन चलाई गई, कैसे लोग बीच में इन्वॉल्व हुए, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कैसी सोशल मीडिया पे ट्वीट्स की गई,
कैसी कैसी मतलब हमारी इदारों के ख़िलाफ़ कैसे कैंपेन चली, और हमारे जो भी मैं इम्पॉर्टेंट फिगर्स के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर ये सामने ना लाई जाए तो आई थिंक ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी पाकिस्तान के साथ। कल को हमारे मुल्क में ऐसा हम रवायत पैदा कर दें कि कोई भी जमात उठे और वो धावा बोल दे और वो हमारे इदारों को ब्लैकमेल करे, हमारे इदारों पे अटैक करे, और ये सिर्फ अपनी ज़ाती इनफरादी ख्वाहिश के ऊपर कि जी हमें इक़्तिदार में लाया जाए। आप सब्र कर लेते, आप अपने लोगों को, अपनी यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज कर दो पाकिस्तान चौधरी साहब, ये पटिशन आप जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब की मुशावरत से लेकर गए हैं, उनको नॉलेज में था, आपने उनसे मशवरा लिया, उनसे मैंने अर्ज़ की, मैंने आपसे अर्ज़ की है कि ये मेरी मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये पटिशन की है, और अगर पार्टी मुझसे पूछेगी तो मैं पार्टी को बिल्कुल जवाब दूँगा। वो मेरे मोहतरम हैं, मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, एक पैटर्न इन चीफ हैं, और मुझे बुलाएंगे, मैं बिल्कुल उनको इसका जवाब दूँ, और मैं उनको इसके ऊपर पूरी सेटिस्फाई करूँगा उनको कि मैं क्यों गया हूँ। और आई थिंक कि ये कोई भी बाशऊर इंसान, कोई भी पाकिस्तानी इस पर सुनेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई किसी को एतराज़ होगा। रही बात कि अगर ये इल्ज़ामात हैं तो वो अदालत का काम है, मुअज़्ज़ज़ अदालत के पास मैंने ये अपनी पटिशन दायर की है। तो जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया, लॉन्चिंग के वक्त जो स्टेज पर बैठे हुए थे, कुछ मुझ छुपा रहे थे, आई एम श्योर कि फिर वो लोग उस जूम मीटिंग का हिस्सा नहीं होंगे। देखें, जो भी जूम मीटिंग का हिस्सा थे या जो नहीं थे, हमें आगे का सोचना है, हमें पार्टी अपनी का मुस्तकबिल सोचना है, हमने अपनी पार्टी का मंशूर लेके आना है, हमारी पार्टी को हमने उसको और मुनज़्ज़म करना है। अच्छे अच्छे लोग, यंग लोग, पढ़े लिखे लोग जो हमारी, देखें तहरीक इंसाफ में एक्चुअली हम क्यों गए थे? हम समझते थे कि ये डिफरेंट पार्टी है। हम क्यों हमने एक कॉज के लिए जंग क्यों लड़ी थी? 2013 से लेकर 14 में धरना किया, 15-16 में हमने लॉकडाउन किया, 17-18 की कैंपेन रन की, बुज़दार के लिए की थी, उस्मान बुज़दार के लिए की थी हमने कैंपेन, तो उसको लाके हमारे पर बैठा दिया जाएगा। मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है ना कि अगर उन लोगों, वो चेहरे अगर जूम मीटिंग में शामिल थे जिन्होंने आपको ज्वाइन किया, फिर तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आप लोगों को, ऐसे लोगों को वेलकम नहीं करना चाहिए, या ये आप कह दें कि जिन लोगों ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की वो नहीं थे। ठीक है, वो लोग नहीं थे, वो जो जूम मीटिंग में थे वो लोग नहीं थे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, और वो लोग देते हैं इन्फॉर्मेशन जो अभी भी इनके पास बैठे हैं कि हम मजबूर हैं, हम क्या करें, हमारी और कहीं जगह नहीं बनती, हमसे गलतियाँ हुई हैं, हमने सुन ली लीडरशिप की, लेकिन हमें पता है आगे हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो मैं आज आपको मैं ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि मेरे बहुत करीबी मतलब अच्छे ताल्लुकात हैं उन दोस्तों से, उनको मैं उनकी मजबूरियाँ समझता हूँ, और मैं उनको मैं बहुत उनसे, उनकी बातचीत मेरी चलती है, मैं उनसे बात करता हूँ, उनकी सुनता हूँ, और वो कन्विंस्ड हैं इस बात से कि यार हम लोग तो पाकिस्तान का नुकसान नहीं चाहते, हमें तो ये कहा गया कि जी ये करना है, वो करना है। ठीक है, आप एक लाइन है, एक हद है, उसको क्रॉस ना करें। लीडरशिप को आप कम से कम किसी का एक ऑर्डर, क्या ये डिक्टेटरशिप है कि आपको कह दिया गया कि अगर मुझे अरेस्ट किया गया तो आपने ये स्पॉट्स हैं, वहाँ पे आपने हमला कर देना है, वहाँ पे जाके आपने इन जगहों पे हसास आपकी पार्टी में लगा देनी है। आपकी पार्टी में फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, अली जैदी साहब, ये अभी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा है, क्योंकि प्राइवेटली तो ये लोग कहते हैं कि हमने तो ज्वाइन नहीं की, हम तो सिर्फ खाना खाने गए थे। तो क्या ये ऑफिशियली इस वक्त पार्टी का हिस्सा है या वाकई खाना खाने आए थे जहांगीर तरीन साहब की दावत पे? देखें, खाना खाएं, दोबारा खाना खाएं, जब दिल चाहे खाना खाएं, हमारे उनसे ज़ाती ताल्लुकात हैं, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, किसी को फोर्स करके लाके नहीं बिठाया जा सकता, उनका अपना ज़मीर का फ़ैसला है, आगे जो चल के वो फ़ैसला करें। हमारा ये नहीं है इरादा कि हम किसी को फोर्स करके बिठाएं, किसी की फैमिली नहीं मानती, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, और सियासत करनी है नहीं करनी है ये उनका अपना फ़ैसला है। हमने उनको दावत दी है, वो आए, उनकी मेहरबानी, अच्छे बुरी शक्लें बनाएं ना बनाएं, नहीं करना चाहते सियासत तब भी उनकी मेहरबानी,
और हमें तो अपना फ्यूचर का फैसला करना है, अपनी सियासत को देखना है, अपनी पार्टी को आगे लाना है, अपनी पार्टी में तो इसका मतलब और कुछ लोग इनमें ऐसे हैं जो अगर आना भी चाहते थे उनकी फैमिली उनको अलाउ नहीं कर रही है कि अब आप इस पार्टी को छोड़ के इस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जो शामिल ना हो, कुछ फैमिली के हाथों मजबूर है। देखिए जी, ये मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता कि किसी की फैमिली मजबूर है नहीं है, लेकिन जिसने आना है हमारे दरवाजे खुले हैं, अच्छे दोस्तों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। बुज़दार साहब के लिए भी दरवाजे खुले हैं। इंशाल्लाह आगे भी हमें आप देखें, आप आगे भी देखेंगे हम अच्छे लोग ही हमारी पार्टी में आएंगे। सॉरी, किसके लिए दरवाजे खुले? बुज़दार साहब के लिए, जिनके वजह से इस पाकिस्तान का ये पंजाब का ये हाल हुआ है। आप चाहते हैं कि फिर दोबारा से हम अपना भी ये हाल कर लें? उनके लिए दरवाजे खोल के आप ये देखें कि चलें, आपने एक मैसेज दिया कि जी उसके गांव में बिजली नहीं है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो ऐसा सियासतदान है कि जो अपने गांव तक बिजली नहीं ले जा सका। तो इसका मतलब उसको तो सियासत ही नहीं करनी चाहिए कि जी मैंने इसलिए ऐसे पसमानदा इलाके से ऐसा शख्स लिया है जिसके इलाके में बिजली तक नहीं है। अरे भाई, अगर आपके अंदर सियासी अकल है तो बिजली तो उसको सबसे पहले लेके जानी चाहिए थी। सियासत तो उसके वालिद साहब भी कर रहे थे, तो वो तब तक बिजली लेके गए। मुझे ये बताएं, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है, अब सिर्फ इसका ये मकसद तो नहीं है या हर टाइम आवाम ये नहीं सुन सकती इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लोगों से तहरीक इंसाफ ने ये कर दिया, चेयरमैन ने ये किया, बुशरा बीबी ने ये किया, फराह गोगी ने ये किया। मसला ये कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने क्या करना है, मंशूर क्या है आप लोगों का, आप लोगों का इस पार्टी को लाने का मकसद क्या है? मैं अर्ज़ करता हूँ, देखें हमारा मकसद कोई हमने कोई इल्ज़ाम तराशी, हमने कोई नफ़रत की सियासत नहीं करनी। हमने पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए सियासत करनी है। हमारे जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो पहले तहरीक इंसाफ में थे, जो जहाँ भी जो एक्टिविस्ट थे, जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी से हैं, चाहे वो किसी और कम्युनिटी से हैं, हम उनको दावत दे रहे हैं। इंशाल्लाह वो आ रहे हैं हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी का मकसद पाकिस्तान की सिर्फ तरक्की और पाकिस्तान के सियासी माहौल को मंशूर स्टेबल करना और एक आगे लेके जाना इस मुल्क को। मंशूर मैनिफेस्टो हम अन करीब अपनी पार्टी का, देखें हम अपनी पार्टी का मंशूर लॉन्च कर रहे हैं। हमारी पार्टी का मंशूर आएगा, हमारी पार्टी का जो प्लान है, हमारी कैंपेन लॉन्च होगी, हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, हम सब उसके हमें पब्लिक के आगे रखेंगे, फिर हम अपनी कैंपेन स्टार्ट करेंगे। ऐसी कतन बात नहीं है कि एक ओवरनाइट हम बैठ गए आके और हम कहें कि जी हम पार्टी, देखें इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम। ये एक ओवरनाइट स्टेप नहीं है। इसके लिए हम अपनी लीगल टीम को बिठाया है, हमने अपना मंशूर लेके आना है, हमने पब्लिक में जाना है, हमने वोट मांगना है पब्लिक से, हमने पब्लिक को क्या कहना है, हमने अपने सूबे के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए क्या क्या करना है, हमने क्या एजुकेशन रिफॉर्म्स लेके आने हैं, क्या हमने हेल्थ के शोबों में क्या करना है, हमने एजुकेशन के लिए क्या करना है, हमने एग्रीकल्चर के लिए। तरीन साहब का एक वास्ट एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर में, उन्होंने पाकिस्तान की ज़राअत में एक बहुत वसी तजर्बा उनको हासिल है। हम इंशाल्लाह अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी लेके आएंगे, आपको आपके सामने रखेंगे, अपनी पब्लिक के सामने रखेंगे और हम अपनी पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक सपोर्ट लेंगे इंशाल्लाह अपने लोगों के पास जाके, ताकि हम बता सकें कि हम ये करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए। ज़रा ये बता दें कि क्या और भी तहरीक इंसाफ के चेहरे आप लोगों के साथ शामिल होने वाले हैं? नए चेहरे, मैनिफेस्टो इस वजह से लेट हो रहा है या प्रॉपर हर काम में जो देर हो रही है इसी वजह से हो रही है कि कुछ और नॉन फेसेस आ जाएं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, फिर प्रॉपर आप एक अपना जो मंशूर है वो लेकर आएँ? देखें जी, मैं सबसे पहले मुझे याद नहीं रहा एक्चुअली, तो हमारा ये पॉलिटिकल सब कुछ चल रहा था। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट ट्रेजिडी, तरीन साहब के भाई इंतकाल कर गए और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये हफ़्ता हमारा बस अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। तो हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह विद इन अ वीक स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत से ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं जो हमें इंशाल्लाह आप अनकरीब देखेंगे कि जो हमें ज्वाइन करेंगे और आपके सामने आएंगे। तहरीक इंसाफ से होंगे या दूसरी पार्टियों से भी होंगे? सिर्फ तहरीक इंसाफ से या और भी? देखें, मैं अर्ज़ करता चलूँ, मैं आपको बताऊँ कि सिर्फ तहरीक इंसाफ से नहीं, हम बिज़नेस कम्युनिटी से, हम कॉर्पोरेट सेक्टर से,
हम जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर से लोग हैं जो बैंकिंग में हैं, जो एग्रीकल्चर में हैं, वो हमारी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। दे आर प्रोफेशनल पीपल और वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए काम करें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो हमें ज्वाइन करेंगे और हम विद इन दिस मंथ हमारे जो ज्वाइनिंग्स होंगी, हमारी जो पार्टी के जो हमारी जो पॉलिटिकल फिगर्स ज्वाइन करेंगे वो हम आपके सामने लाएंगे इंशाल्लाह। सही। और अनकरीब आप देखेंगे कि पार्टी को मुनज़्ज़म होते हुए और मजबूत होते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा चौधरी साहब थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, आपने भी हामिद खान साहब के इंकशाफात सुने होंगे जो उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बातें की कि नवाज शरीफ को नायल करने का फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही हो चुका था। तो आप समझते हैं कि ये कुदरती तौर पर ये सारी चीज़ें एक ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब तहरीक इंसाफ का सूरज डूब रहा है, एक नई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वजूद में आ गई है, नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं, इन सारे इंकशाफात का, इन बातों का आप समझते हैं नवाज शरीफ साहब को जो उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं उनको फ़ायदा होगा? वालेकुम अस्सलाम और शुक्रिया। देखें, हामिद खान साहब जो हैं वो एक इंतहाई बावकार कानूनदान है और कोई शख्स उनके किरदार पर उंगली नहीं उठा सकता। वो किसी के इशारे पर कोई हरकत नहीं करते, अपने ज़मीर के मुताबिक बात करते हैं और उसी के मुताबिक अपना रास्ता बनाते हैं। तो जो बात उन्होंने कही है वो बड़ी तवज्जो तलब है और ये कोई राज भी नहीं रहा। अब तो ये चीजें वाज़े हो गई हैं, किरदार खुद बोल उठे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के इंटरव्यूज को सुन लीजिए और जो अदलिया के किरदार है मुख्तलिफ, उनसे बात कर लीजिए। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब की बातचीत सुन लीजिए और फैसले पढ़ लीजिए और जो जिस माहौल में ये फैसले हुए उस माहौल को ताज़ा कर लीजिए। तो यही नजर आता है कि नवाज शरीफ साहब को टारगेट कर लिया गया था और उनके खिलाफ कार्रवाई मतलूब थी, तो बस वो कार्रवाई कर दी गई। अब आप इसकी वजूहात तलाश करें, तो वजूहात तलाश कर ली गई। उसी तरीके से नवाज शरीफ साहब के बारे में फैसला हो गया था कि उनको इक़्तिदार से रुखसत करना है, उनको नाअहल भी करना है और ताहयात नाअहल करना है। तो आप देखें कि बड़ी नैरो इंटरप्रिटेशंस हुई हैं दस्तूर की और कानून की और ताहयात उनको नाअहल करार दिया। तो शामी साहब, नवाज शरीफ की नाअहली का सारा मलबा क्या फिर सिर्फ जजों पर डालना ठीक है या उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो उसको भी मौरूद इल्जाम ठहराना चाहिए? देखिए, जज भी जिम्मेदार हैं, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट भी जिम्मेदार है और उस वक्त जो उनके मुखालिफ है सियासी रहनुमा वो भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा किया जिसमें कि ये सब कुछ मुमकिन हुआ। तो एक कैंपेन भी तो चलाई गई ना। तो मतलब एक बाकायदा एक बड़ा मंसूबा था और उसके मुताबिक जो है दानिस्ता या नादानिस्ता लोग उसमें अपना हिस्सा डालते चले गए। लेकिन शामी साहब, जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, जो उन्होंने एक कैंपेन शुरू की, वो आज भी उनके निशाने पे हैं। देखिए, वो तो इसकी वजूहात तो खुद वही बता सकते हैं, उन्हीं से पूछी जानी चाहिए। लेकिन जाहिर है कि वो अपना मुकदमा लड़ रहे हैं ना। अपना मुकदमा जब लड़ना है और अपनी सफाई पेश करनी है और अपने आप को बरी ज़िम्मा करना है तो फिर उन्हीं लोगों से उलझेंगे, उन्हीं का नाम लेंगे जिनकी वजह से उनको मुश्किलात से गुजरना पड़ा, सोबतें उठानी पड़ी। तो जो उसके बाद के हालात हैं उसमें वो उलझने की जरूरत महसूस नहीं करते। उसमें तो दूसरे टारगेट हो रहे हैं और उसमें तो इस वक्त अब
वो भुगत रहे हैं जो कुछ हो रहा है। वही मैं ये पूछने खान वाली थी, साहब तारीख जाने- दोहराई जा रही है क्या? आज भी हम ये कहें कि आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी हटाने की आज वही उसी तरह एक साजिश हो रही है जो नवाज शरीफ के खिलाफ उस वक्त की थी, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट कह दें, उस वक्त के जजेस कह दें, वही चीज आज वही तारीख दोहराई जा रही है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि कोई साजिश हो रही है। आज तो जो कुछ भी हो रहा है दिन दिहाड़े हो रहा है, सबके सामने हो रहा है। और बहुत सा काम तो ऐसा है जो खुद अपने खिलाफ कर दिया है। लेकिन जो 9 मई को जो कुछ हुआ है वो किसी दूसरे ने तो नहीं किया। हाँ। और उसके असरात हैं और उसके नताइज हैं जो भुगतना पड़ रहे हैं। अगर जो है वो एक दस्तूर के मुताबिक जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई थी, उसको जरा हंसी खुशी बर्दाश्त कर लेते और अपना पार्लियामानी किरदार अदा करते रहते। 2 सूबों में उनकी हुकूमतें कायम हो चुकी थी, उनको भी बाकी रहने देते, तो उनकी स्पेस बरकरार रहती। इसके बरक्स उन्होंने अपनी एक दूसरी हिकमत अमली अपनाई जिसकी वजह से उनकी स्पेस कम होती चली गई और दूसरी मुश्किलात में भी इजाफा हुआ। तो बड़ा एक मुख्तलिफ हालात हैं, लेकिन बहरहाल ये बात अपनी जगह मौजूद है कि अब की जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा हो गया है और कानून जो है उनका पीछा कर रहा है अब। लेकिन वो इस बात की जरूरत आज भी महसूस नहीं कर रहे कि अहले सियासत जो हैं वो एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे से मामला करें और अपने मामलात खुद संभालें, अपने गंदे कपड़े खुद धोएं। ये कोशिश किसको करनी है? ये कोशिश को भी करनी है, उनके हरीफों को भी करनी है। अब उनके हरीफ जो हैं वो भी ठेंगा दिखा रहे हैं। हाँ। और भी अपनी रवश बदलने पर तैयार नहीं है। तो बुनियादी बात तो यही है ना कि हमारे अहले सियासत जो हैं वो एक इसको सियासत को खेल की तरह खेलें, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, उसके कवायद ज़वाबित मुरत्तब करें, उनकी पाबंदी करें। इसे जंग की तरह ना खेलें कि जंग में जो हर चीज जायज हो जाती है उसी तरीके से वो खेल में जायज नहीं होती। तो जब फाउल प्ले नहीं कर तो की इजाजत नहीं होती। सही। तो अगर ये इस तरह नहीं करेंगे, एक दूसरे को तस्लीम नहीं करेंगे, एक दूसरे को स्पेस नहीं देंगे, तो फिर जाहिर है कि तारीख अपने आप को दोहराती चली जाएगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को आपको लगता है कि स्पेस मिलनी चाहिए? जो पाबंदी लगाने की बातें हो रही हैं, तहरीक इंसाफ को बैन करने की बातें हो रही हैं, ओन चौधरी साहब खुद सुप्रीम कोर्ट चले गए पिटीशन लेके, तो सियासी मैदान में मुकाबला करने की बजाय आप किसी पार्टी को अगर वाइप आउट करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि जमहूरियत के मनाफी है, गलत रवैया है? देखिए, कानून के मुताबिक तो कार्रवाई से कोई रोका नहीं जा सकता किसी को। हाँ। और अगर ऑन साहब जो हैं वो अगर दरखास्त लेके चले गए सुप्रीम कोर्ट के, तो जाहिर है उनको भी रोका नहीं जा सकता। लेकिन बुनियादी बात यह है कि कार्रवाई जो भी हो वो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। अगर कानून उन्होंने कोई जुर्म किया है, उनके खिलाफ कोई इल्जाम है तो साबित कीजिए, कार्रवाई कर दीजिए। ये तो नहीं कह सकते हम कि कानून की अदालत जो है उसमें आप दस्तक नहीं दे सकते। लेकिन मावराए कानून कोई काम नहीं होना चाहिए, मावराए दस्तूर कोई काम नहीं होना चाहिए। और इस वक्त तक तो उनके खिलाफ कोई इक़दाम नहीं हुआ ना उनकी सियासत पर पाबंदी लगी है, ना उनकी जमात पर कोई पाबंदी लगी है। तो इस वक्त तो एक बड़े वो रेलेवेंट शख्स रेलेवेंट तो है, लेकिन जो पार्टी का हाल हो चुका है, तितर बितर पार्टी हो चुकी है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो साइड पे हो गए और जिन्होंने नहीं की उन्हें कुछ और अरसा जेलों में गुजारना पड़ा। तो पार्टी का तो नुकसान हुआ है शामी साहब। अब वो जो गाजरें खाएंगे तो फिर पेट में दर्द भी होगा। पार्टी का नुकसान तो हुआ है। हाँ। इस नुकसान को रोका जा सकता था। उनको हरीफ जो था, अपना हरीफ बनाने की क्या जरूरत थी? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को निशाना बनाने की क्या जरूरत थी? और फिर फौजी तंसीबात पर हमले करने की क्या जरूरत थी? और अगर हो गए थे तो उनके जिम्मेदारों को प्रोटेक्ट करने की क्या जरूरत थी? अपना फासला पैदा करते, अपनी पुरअमन जिद्दोजहद जो है वो जारी रखते, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। सही। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आपको लगता है कि ये टफ टाइम दे सकती है? अभी आप देखें इलेक्शंस हो भी सकते हैं इस साल, चले ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने और लेट हो जाएंगे, लेकिन क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी टफ टाइम दे सकती है तहरीक इंसाफ को या नून लीग को?
देखिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो एक मुअस्सर शख्सियात का मजमुआ है और उसमें उनके पास वसाइल भी हैं, तजर्बा भी है। अब वोट कितने होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो किस कदर डंड डालते हैं पीटीआई पर। लेकिन अगर पीटीआई एक जमात के तौर पर मैदान में मौजूद होगी तो फिर उसकी तवानाई तो बहरहाल यकसर खत्म तो नहीं की जा सकती। तो मुस्लिम लीग नून में और उसी के दरमियान मुकाबला होगा कम अज कम पंजाब में। लेकिन हमने देखा है कि हमारे इलेक्टेबल्स की सियासत को ज्यादा सराहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इस हकीकत से भी इनकार नहीं कर सकते कि पीटीआई का जो वोट था वो पार्टी चेयरमैन के नाम का था। आज भी नून लीग का जो वोट है वो नवाज शरीफ के नाम पर वोट डलता है। तो वो जो इलेक्टेबल्स गए हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, क्या आप समझते हैं कि वो अपना वोट बरकरार रख पाएंगे? क्या जाएंगे हल्कों में, क्या कहेंगे जाके कि इतना अरसा एक आप पार्टी के साथ रहे और अब आप किसी और पार्टी के नाम पर वोट मांगने आ गए? तो ऐसे में इलेक्टेबल्स की क्या इंपॉर्टेंस रह जाती है शामी साहब? देखिए, 100% वोट जो है वो पार्टी के नाम पर या उसके चेयरमैन के नाम पर नहीं पड़ता। 10% वोट पड़ जाएगा, 5% पड़ जाएगा, 12% होगा, 15% होगा, इससे ज्यादा वोट नहीं होता पार्टी का। और वही एक दूसरे अवामल के साथ मिलकर एक फैसला कुन किरदार अदा करता है। तो ये कोई पार्टी ऐसी नहीं है मुल्क में जो कहे कि जो उसके वोटर हैं वो 100% पार्टी के हैं। शख्सियात के वोट भी होते हैं जो पार्टी के वोटों के साथ मिलकर नतीजा मुरत्तब करते हैं। तो अब देखना यह है कि जो पार्टी है, जो उसके मौसर लोग हैं, जब उनसे अलग हुए हैं और उनकी पार्टी जो है उस पर क्या असरात उनके मुरत्तब होते हैं, कितने फीसद वोट वो अपने साथ ले जाने में कामयाब होते हैं और कितने फीसद वोट जो है अपने पास रखने में कामयाब होते हैं। क्योंकि ये जो वोट देना है और वोटर्स को जो स्टेशन तक लेके आना है, पोलिंग स्टेशन तक, ये भी तो एक दिक्कत तलब काम है ना। तो इसलिए ये कहना कि 100% वोटर वहीं के वहीं रहेंगे, तो इस दिक्कत तलब काम के लिए नवाज शरीफ की वापसी कितनी जरूरी है? देखिए, नवाज शरीफ साहब आएंगे, उनका एक वोट बैंक मौजूद है और उनके जो कुछ उनके साथ हुआ है तो उसके बाद जाहिर है कि उनके एक विक्टिम कार्ड भी उनके पास होगा और एक हमदर्दी का वोट भी उनको मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो हालात जो हैं उनके लिए साजगार नजर आते हैं और वो एक मुकाबला कर सकेंगे। असल मैदान तो पंजाब में लगना है, तो पंजाब की हद तक की हम बात कर सकते हैं कि यहाँ मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई जैसी भी शक्ल में मौजूद होगी उसके दरमियान होगा। दूसरी जमातों की हैसियत सानवी होगी, वो या इस पल्ले में अपना वजन डालेंगी या दूसरे पल्ले में अपना वजन डालेंगी, लेकिन उनका फैसला कुन किरदार जो है वो नहीं होगा। हाँ, वो नशिस्तों को मुतासर कर सकती हैं, नताइज को मुतासर कर सकती हैं, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं वो वही होंगे जिनका मैंने जिक्र किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रहमान शामी साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, सियासी हलचल में तेज़ी भी नज़र आ रही है। सियासी जमातें अगले सेटअप में अपना अपना हिस्सा पक्का करने के लिए अभी से एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाजन होना शुरू हो चुकी हैं। वैसे भी ये पाकिस्तान की एक सियासी तारीख़ है कि इलेक्शन के करीब आते ही सियासी जो इख्तलाफात हैं ये खुलकर सामने आना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा ही कुछ सिंध में हो रहा है जहाँ MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं। वैसे तो ये दोनों जमातें वफाक में इत्तेहादी बनकर इक़्तिदार के मज़े भी लूट रही हैं, मगर जब बात सूबा सिंध खासकर कराची की आती है तो दोनों ये जमातें हरीफ बन जाती हैं। हरीफ भी ऐसी कि एक तरफ से अगर शिकवा होता है तो दूसरी तरफ से फ़ौरी जवाब शिकवा आ जाता है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के हालिया बयानात को देखें तो बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे बात शिकवा और जवाब शिकवा से आगे बढ़ गई है। मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये मानना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें तो ओन करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से इनके साथ गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। अब सवाल उठता है कि हुकूमत की मुद्दत पूरी होने में लगभग 1 महीना बाकी रह गया है, तो क्या मुकर्ररा मुद्दत से पहले हुक्मरान इत्तेहाद टूट भी सकता है? MQM पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी के साथ रियासत पाकिस्तान से भी
खासी शिकायत हैं, बहुत से एतराज़ हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुस्तफ़ा कमाल का मानना है कि सिंध हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी 15 साल से हमारी नस्ल कुशी कर रही है। रियासत जल्द फैसला करे, कब तक हमें सिंध हुकूमत के पास आप गिरवी रखेंगे। इसका जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर वक़ार मेहदी ने कुछ ऐसे दिया कि आजकल मुस्तफ़ा कमाल को बानी MQM बनने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। कराची के सारे मेगा प्रोजेक्ट्स पर पीपल्स पार्टी का नाम है, जिस पर तर्जुमान MQM पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया कि 15 साल से तो सिंध में करप्शन का बाजार गर्म है, इसलिए पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत के तमाम मुकम्मल होने वाले मंसूबों का ऑडिट होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये सारे इख्तलाफात और ये करप्शन की दास्तानें इलेक्शन करीब आने पर ही क्यों याद करवाई जाती हैं एक दूसरे को। सवाल ये भी है कि पिछले साल तहरीक अदम एतमाद के वक्त पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान के दरमियान एक 18 निकाती मुआहदा चार्टर ऑफ राइट्स भी हुआ था। मुस्लिम लीग नून इस मुआहदे की जामिन बनी थी। क्या पीपल्स पार्टी ने MQM के साथ कोई भी वादा वफा नहीं किया, कुछ भी वो बातें पूरी नहीं की उस चार्टर के मुताबिक, और नून लीग ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। MQM के बायकॉट और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बल्दियाती इलेक्शन हो गए, मरदमशुमारी भी हो गई। सवाल उठता है कि जब MQM को PDM हुकूमत या पीपल्स पार्टी कोई अहमियत ही नहीं देती है, तो MQM किस मजबूरी के तहत बदस्तूर वफाक में इत्तेहाद करके बैठी हुई है। क्या यहाँ भी MQM किसी तीसरे फरीक के इशारे का इंतज़ार कर रही है। MQM और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात को जो ऊँट है किस करवट बैठेगा, और जिस तरीके से कराची के मेयर बने हैं MQM इसको कैसे देखती है, और क्यों MQM ने बल्दियाती इंतखाबात का बाइकॉट किया। एक दफ़ा 2001 में भी पीपल्स पार्टी MQM ने बल्दियाती इंतखाबात का बाइकॉट किया था, अब भी बाइकॉट किया है इन्होंने। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कराची में जब तरक्याती कामों का नाम लें या मंसूबा याद करें तो एक शख्सियत हमारे जहन में आती है। उस शख्सियत का नाम है मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो इस वक्त MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं, पाक सरज़मीन पार्टी के साबिक चेयरमैन हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब, आपने मुझे वक्त दिया। जैसे कि मैंने कहा कि कराची में जब हम तरक्याती कामों का या तरक्याती मंसूबों का जिक्र करते हैं या मेयर का नाम जहन में आता है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्तफ़ा कमाल का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि आपके दौर में कराची में बहुत सारे काम हुए। तो अब जब बल्दियाती इंतखाबात हुए, आप MQM का हिस्सा हैं, तो क्यों MQM ने इसका बाइकॉट किया। आप लोग बड़े हामी हैं इस सारे सिस्टम के, बल्दियाती सिस्टम नीचे तक जो सिस्टम लोगों को डिलीवर करता है, क्यों बाइकॉट किया सर आपने। शादिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का, एंड आई एम ऑनर्ड एंड आई एम हम्बल्ड। आपने मौका दिया है, आपने सवाल किया, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। हम दे चुके हैं इससे पहले इस बात का जवाब, और वो ये कि ये जो हल्का बंदियाँ हुई हैं कराची में, MQM का ये एतराज़ था, और वो सबूत और शवाहिद के बिना पर यह एतराज़ था कि कराची में तकरीबन 70 यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो कम की गई। 70 यूनियन काउंसिल्स पे दुनिया में एक शहर बन जाता है। पूरा पाकिस्तान में भी 70 यूनियन काउंसिल्स के चंद ही शहर होंगे, इतना बड़ा शहर बन जाता है। पीपल्स पार्टी से कई महीनों तक मज़ाकरात के बाद पीपल्स पार्टी ने ये एग्री कर लिया कि नहीं, हम आपके 70 यूनियन काउंसिल्स के क्लेम को नहीं मानते, हम आपकी 53 यूनियन काउंसिल्स के क्लेम को मानते हैं। हमने उस पर एग्री कर लिया, और उसके बाद पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जिस कानून के तहत यूनियन काउंसिल्स बनाया जाता है उस कानून को विड्रॉ कर लिया। इसको कहते हैं SLGO के ऑर्डिनेंस का सेक्शन 10(1). सेक्शन 10(1) आप सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस का पढ़ेंगे तो उसमें यूनियन काउंसिल्स बनाने की तमाम जो है वो की पावर दी गई। उस पावर को जब विड्रॉ कर लिया तो इसका मतलब ये है कि कराची में कोई यूनियन काउंसिल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, और उसको विड्रॉ करने के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिख दिया कि आप हमें सिर्फ 30 दिन का और टाइम दें, हम 53 यूनियन काउंसिल्स को ऐड करके हम 30 दिनों के बाद आपकी दी हुई डेट, जो कि 3 साल से डिले है, 3 सालों से इलेक्शन नहीं हुए, अब ये जो डेट आपने दी है इसमें हमें सिर्फ 30 दिनों का हमें टाइम दे दें, हम आपको ये 53 यूनियन काउंसिल ऐड करके फिर हम इलेक्शन करा देंगे। इलेक्शन कमीशन, ये बात है एक हफ्ते पहले की, इलेक्शन कमीशन के पास ये राइट नहीं था कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इस बात को, ये कानून बात कर रहा हूं, नहीं माने। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने इलेक्शन को अपने वक्त पर कराने पर जिद बजिद हो गए। वो इलेक्शन जो ऑलरेडी 3 साल डिले था,
हम अगर इस इलेक्शन में हिस्सा ले लेते तो 53 यूनियन काउंसिल जिसके ऊपर एक शहर बनता है उसका क्लेम चला जाता। इस इलेक्शन हमारे बॉयकॉट करने की वजह से इस इलेक्शन के बाद इसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कराची में 53 यूनियन काउंसिल्स को फर्दर ऐड करने का एक नोटिफिकेशन जारी किया। अगर आप मुझे पहले पता होता तो मैं आपको ये नोटिफिकेशन अपने हाथों में दिखाता। आप मालूम कर सकती हैं, टीवी पे दिखा सकती हैं कि ये नोटिफिकेशन 53 यूनियन, अब कराची में 246 यूनियन काउंसिल्स के बजाय 299 यूनियन काउंसिल्स है। लेकिन अफसोस कि जो जमातें जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है उन्होंने भी इस पे सब्र नहीं किया। अगर पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी हमारी बात मान लेती तो भले वो जीत जाते, लेकिन आज कराची जीत चुका होता और 53 यूनियन काउंसिल ऐड होती। ये वजह है कि जिसकी वजह से हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और इसका बॉयकॉट किया, जिसकी वजह से 53 यूनियन काउंसिल ऐड हुई हैं हमारे यहाँ पे। लेकिन जिस तरीके से मुर्तज़ा वहाब को मेयर बनाया गया, आप देखें जो इत्तेहाद था जमात इस्लामी का, तहरीक इंसाफ का, तो उसूली तौर पर तो जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब बन रहे थे। तो ऐसे इंतखाबात पर आपको लगता है कि जहाँ साफ ना हो, शफाफ ना हो, ये कराची तरक्की करेगा? या मुर्तज़ा वहाब में इतनी अहलियत है, सलाहियत है, जो मसाइल हैं, मसाइल का अंबार है कराची, वो हल कर पाएंगे? देखिए, हम तो इस जो कि आपको मैंने पहले बताई बात, जैसा कि हम इस इलेक्शन को इलीगल नहीं मानते, नंबर 1। हाँ। नंबर 2 ये कि जब ये इलेक्शन हुए तो हमारे बॉयकॉट की वजह से 6% टर्नआउट रहा है इसका, और वो भी बहुत खींचतान के। जहां पर 30,000 से एक यूनियन काउंसिल जो है वो लोग जीतते थे, वहां पर 3,000 से जो है वो यूनियन काउंसिल जीते हैं। आप अगर 2015 में जमात इस्लामी के और पीपल्स पार्टी के वोट उठाकर देखें तो जब 98 लाख पॉपुलेशन थी कराची की तो जमात इस्लामी को 2.5 लाख वोट मिले थे। अभी जो है वो 1,70,00,000 थी कागजों पे, जमात इस्लामी को 4 लाख वोट मिले। पीपल्स पार्टी को भी 2 लाख वोट मिले थे, 4 लाख वोट मिले। एमक्यूएम को 2015 में 98 लाख जब आबादी थी तो 11,78,000 वोट मिले थे, 12 लाख के करीब। अब ये सारी पार्टीज के आज के वोट मिला के भी 11 लाख वोट नहीं बनते, तो लोगों ने तो मुस्तरद कर दिया, लोगों ने इस पे हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हो गया, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।